तो आज अपन AWS के अंदर पढ़ने वाले सर किसकी RDS सर्विस के बारे में। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, राइट। तो ये जो आपकी RDS सर्विस है सर, ये आपकी एक डेटाबेस सर्विस है। क्या है सर? ये आपकी डेटाबेस सर्विस है। इसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के नाम से भी कॉल करते हैं, डेटाबेस सर्विस। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस सर्विस जो है ये आपको AWS प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो आपको AWS प्रोवाइड करवा रहा है सर, इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है बेसिकली, राइट। तो इसका पर्पस ये है सर कि डेवलपर्स को डेटाबेस इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, पैच, बैकअप और स्केल करने जैसी प्रॉब्लम से क्या करना, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाना। ये पर्पस था AWS का कि यार हमारे डेवलपर क्या करते हैं, डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर पैच अपडेट करना हो गया, उसका बैकअप लेना हो गया, राइट। फिर ज़रूरत पड़ी तो स्केल करना हो गया, जैसे अभी आपने पुलकित सर ने पूछा ही, राइट, कि सर मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, लोड बैलेंसर लगाना है मैनुअली इंस्टॉल करके। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही AWS ने क्या किया सर, RDS सर्विस प्रोवाइड किया मार्केट में। ठीक है। अब बात करते हैं सर, RDS जो है वो किस किस टाइप के डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करता है। तो आपका जो RDS है सर, वो बेसिकली अमेजॉन ऑरोरा, जिसके अंदर MySQL PostgreSQL दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो अमेजॉन ऑरोरा को सपोर्ट करता है AWS, पहला ये क्या है सर, आपका इंजन है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सर MySQL। इस MySQL डेटाबेस इंजन को भी सपोर्ट करता है AWS। उसके बाद आता है सर PostgreSQL। PostgreSQL को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है सर MariaDB, तो MariaDB को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है सर आपके पास ओरेकल, तो ओरेकल का डेटाबेस जो होता है वो भी सपोर्ट करता है। ये सारे इंजन है, ठीक है सर। उसके बाद आता है आपका SQL सर्वर, तो SQL सर्वर को भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे वो इंजन हैं जिनको AWS प्रोवाइड करता है, कहाँ पर, RDS सर्विस के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं सर RDS के, वो फीचर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है सर फीचर AWS का, जो RDS है उसका फुली मैनेज्ड। क्या है सर? फुली मैनेज्ड। अब ये फुली मैनेज्ड का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटाबेस है वो बैकअप, सॉफ्टवेयर अपडेट, मॉनिटरिंग और स्केलेबिलिटी को आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें AWS कर देगा। क्या क्या? डेटाबेस का बैकअप लेना हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें AWS कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट यही चीज़ अगर आप खुद के डेटाबेस को यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको बैकअप लेना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, मॉनिटरिंग करना, ज़रूरत हुई मान लो यूजर्स बढ़ गए हैं तो आपको क्या करना, उसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज करनी, ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो AWS ने बोला कि आप अगर हमारी RDS सर्विस को यूज़ करते हो तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं, आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है सर ऑटोमेटेड बैकअप। क्या आता है? ऑटोमेटेड बैकअप। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। ऑटोमेटेड बैकअप में क्या होता है सर, डेटाबेस का ऑटोमेटिक डेली बैकअप होता है, जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम पीरियड में क्या होता है कि आप स्टोर कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि मुझे रोज रात को 12 बजे क्या करना है, डेटाबेस का बैकअप रखना है, तो आप उसमें टाइम पीरियड डिफाइन कर दो कि भाई आपका जो डेटाबेस है RDS, उसका डेटाबेस का बैकअप कितने बजे लेना है और कब कब लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, ईयरली लेना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड वो पॉलिसी आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। तो एक ये आपका एडवांस फीचर है RDS का कि ऑटोमेटेड बैकअप है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ये चीज़ें RDS में ही कर सकते हैं? अगर हम खुद का डेटाबेस यूज करें तो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फ़िगर करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हमें करने के लिए, राइट। तो इसलिए AWS देता है। थर्ड नंबर पे आता है सर, आपको AWS जो है हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब हाई अवेलेबिलिटी जब ये प्रोवाइड करवा रहा है RDS के अंदर, तो आपको क्या है सर, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन भी देता है, जिसे हम लोग मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट के नाम से भी कॉल करते हैं। किस नाम से सर? मल्टी एजेड। एजेड मतलब अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है। तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉयमेंट करने का फीचर प्रोवाइड करता RDS आपको।
ये क्या करता है सर, आपका जो डेटा होता है ना, सपोज दैट आपके पास दो अवेलेबिलिटी जोन हो गए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्वर ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, क्या होता है निखिल जी, उज्जवल सर बताएंगे? निखिल जी और उज्जवल सर। सर जो हाँ, जैसे कि मुंबई रीजन हो गया उसमें अवेलेबल सर्वर कितने होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट, राइट। ईमेल्स। जो आपके किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितने डेटा सेंटर या कितने सर्वर बने हुए हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। तो मैं बोलूँ तो ये मेरा क्या हो गया, एजेड वन हो गया, राइट, अवेलेबिलिटी जोन वन हो गया। परफेक्ट। ऐसे ही मैंने दूसरे वाले को बोला तो ये मेरा एजेड अवेलेबिलिटी जोन टू हो गया। ऐसे ही मैंने बोला सर ये मेरा थर्ड नंबर पे आया तो अवेलेबिलिटी जोन थ्री हो गया। तो ये तीन अवेलेबिलिटी जोन हो गए, बट ये किस रीजन में है, ये चीज़ मैटर करता है। तो आपने बोला सर ये मुंबई रीजन में, तो ये सारा का सारा क्या होगा, एक आपका मुंबई रीजन हो गया। तो मैंने क्या बोला सर, जब आप आरडीएस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी या मल्टी अवेलेबिलिटी डिप्लॉय मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करते हो तो डेटा रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट कैसे होता है सर, मान लीजिए आपका यहाँ से यूज़र से एप्लीकेशन आया तो वो चला गया अवेलेबिलिटी जोन वन में, तो वन से वो टू पे रेप्लिकेट हो जाएगा और टू से थ्री पे हो जाएगा। क्यों? कल को मान लीजिए खुदा ना खास्ता सर आपका जिस अवेलेबिलिटी जोन पे काम हो रहा था वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, क्रैश हो गया, फिर तो भाई आपका यहाँ पर तो आपने बोला कि मान लो अगर डेटा रेप्लिकेट नहीं होता तो यहाँ से क्या है, कनेक्टिविटी तो है, बट अगर रेप्लिकेट नहीं होता तो क्या होता सर, आपका जो डेटा पुराना वाला है वो एक्सेस नहीं होता यूजर को। तो इसलिए डेटा क्या होता है सर, रेप्लिकेट होता है। तो फिर बात आती है सर चार्जेस। तो डेफिनेटली भाई जब आप हाई अवेलेबिलिटी यूज कर रहे हो, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के चार्जेस भी बढ़ेंगे। बात आ गई समझ में पुलकित जी, उज्जवल जी, निखिल जी? क्लियर हुआ सभी को, यस। यस और नो? चलिए, नेक्स्ट इसका आता है सर, फोर्थ फीचर आपका आता है रीड रेप्लिका। ध्यान से समझेंगे, रीड रेप्लिका बहुत सारे बंदों को इस पे कंफ्यूजन होता है कि सर ये रीड रेप्लिका क्या है, ठीक है। तो रीड रेप्लिका का मतलब क्या समझो। इसमें क्या होता है कि सर जो आपका रीड रेप्लिका होता है ये क्या करता है, हैवी एप्लीकेशन के लिए रीड रेप्लिका बना कर क्या करता है, रीड ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास तीन अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, आपका जो डेटाबेस होता है इसका रेप्लिका बनता है। रेप्लिका में क्या होगा कि एक में आपका रीड का ऑपरेशन होता है, एक में राइट का होगा, ठीक है। और एक में रीड राइट दोनों होगा। तो क्या होगा कि जो रीड वाली ट्रैफिक आ रही है वो क्या होगी सर, सिर्फ रीड रेप्लिका पे ही जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो राइट करने वाले बंदे हैं, जो डेटा को राइट कर रहे हैं, उनका ट्रैफिक दूसरे पे कनेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस फास्ट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको रीड रेप्लिका का फीचर मिलता है, जिससे क्या होता है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। नंबर फाइव पे आता है सर सिक्योरिटी का फीचर। सिक्योरिटी की बात करें तो AWS के अंदर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है भाई, जब आप यूज़ करते हो RDS इंस्टेंस। अब सिक्योरिटी कैसे मिलती है सर, आपको BPC मिलेगा, IEM मिलेगा और KMS की मैनेज सर्विस। इन तीनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो सर, सिक्योर कनेक्शन के साथ एनक्रिप्शन बनाकर आप डेटा को एक्सेस और कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपको देखा जाए तो एक ही जगह पे सारी चीजें, सिक्योरिटी भी दे रहा है, हाई अवेलेबिलिटी भी दे रहा है, ऑटोमेटेड बैकअप भी दे रहा है, सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही है। और प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS ले रहा है, आपको नहीं लेना पड़ रहा। थोड़े पैसे लग रहे हैं बट आप टेंशन फ्री हो। समझ में आए? नेक्स्ट नंबर पे आता है सर आपका मॉनिटरिंग। भाई डेटाबेस की मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मॉनिटरिंग की बात आते हैं तो AWS क्या करता है सर, क्लाउड वॉच के थ्रू आपको डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको AWS का क्लाउड वॉच यूज करना है तो करिए। अगर आप कोई अदर क्लाउड वॉच सर्विस के बदले, जैसे आप चाहते हो, मॉनिटरिंग टूल हो गया आपका, क्या बोलते हैं, प्रोमेथिस हो गया, ग्रेफाना हो गया, नागियोस हो गया, और आजकल मार्केट में दो और टूल पॉपुलर हो रहे हैं थोड़ा सा, डायनाट्रेस हो गया आपका, और एक और है, क्या तो नाम है यार उसका, डॉग करके है कुछ, डेटा डॉग। डॉग। हाँ डेटा डॉग, ठीक है। तो डेटा डॉग,
तो ये दोनों आपके मार्केट में आजकल पॉपुलर हो रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो कई बंदे टेंशन लेने लगते हैं कि सर मैंने तो ग्राफाना पढ़ा, मैंने तो क्लाउड वॉच पढ़ा। टेंशन नहीं लेना है। बंदा कुछ भी पढ़ के जाए, कंपनी जो यूज कर रही है कंपनी उसको बोलेगी आप ये सीखो, ठीक है। तो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिखा लेगी। आपने जो सीखा है बेस्ट है। हाँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई बंदा बोलता है सर मुझे अजोर क्लाउड आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपसे ये बोल दे एडब्ल्यूएस क्लाउड क्या है, तो बेसिक चीज़ें बता पाओ कि भाई एडब्ल्यूएस क्लाउड भी अजोर क्लाउड की तरह ही है, एडब्ल्यूएस ऐसा फीचर देता है, अजोर ऐसा देता है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं सर, ये तो मैंने बात करी इसके फीचर्स की। अब बात करते हैं आरडीएस के कंपोनेंट्स के, राइट, कि जब आप आरडीएस इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है सर डीबी इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस। आरडीएस में क्या होता है सर, डेटाबेस इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन होती है, जैसे EC2 इंस्टेंस होता है, जिसमें क्या होता है सर, आपका डेटाबेस का इंजन रन हो रहा होता है। बस देखा जाए तो मैं डीबी इंस्टेंस को अगर EC2 इंस्टेंस बोलूं तो ठीक है, बट टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि EC2 इंस्टेंस में बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का इंजन नहीं होता, बट डीबी इंस्टेंस में क्या होता है सर, आपके डेटाबेस का इंजन रन हो रहा होता है। ओके। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे आता है सर स्टोरेज टाइप्स। क्या आता है? स्टोरेज टाइप्स। तो हमने सर EC2 इंस्टेंस में पढ़ा था GP2, GP3, ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा था IO1, IO2 और मैग्नेटिक। ये सब क्या करते हैं सर, आपके स्टोरेज टाइप में सपोर्ट करते हैं। IO1, IO2 और मैग्नेटिक, ये सब आपके क्या है सर, स्टोरेज टाइप सपोर्टेड है कहाँ पर, आरडीएस के अंदर। उसके बाद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, तो ये क्या करता है सर, आप चाहो तो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में भी क्रिएट कर सकते हो आरडीएस इंस्टेंस, या फिर आप चाहते हो कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉयमेंट करना, तो ये फीचर भी आपको मिलता है मल्टी एजेंट का, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टोटली आपके ऊपर कि आप सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में। फोर्थ नंबर पे आता है सर रीड रेप्लिका। अब जरा थोड़ा और क्लियर कर लेना रीड रेप्लिका के बारे में, जिसको अभी कंफ्यूजन रहा होगा वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो रीड रेप्लिका, तो क्या होता है सर, डेटाबेस के ओनली रीड वर्जन्स जो होते हैं उनको क्या करता है, प्राइमरी डेटाबेस से असिंक्रोनसली क्या करता है, रेप्लिकेट करके दूसरी जगह स्टोर करता है। और जो रीड रेप्लिका वाली, जो रीड वाली ट्रैफिक आएगी वो उस रेप्लिका से कनेक्टिविटी दे देता है। अगर बात करें सर हम कि आरडीएस की प्राइसिंग क्या होगी सर, तो प्राइसिंग के बारे में भी मैटर करता है, क्योंकि भाई कोई भी क्लाइंट अगर एडब्ल्यूएस क्लाउड से अजोर पे मूव हो रहा है, अजोर से एडब्ल्यूएस पे मूव हो रहा है, या एडब्ल्यूएस से जीसीपी पे जा रहा है, जीसीपी से अजोर पे आ रहा है, तो उसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग बहुत मैटर करता है। क्या करता है सर, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बात आती है सर हमारा जो आरडीएस इंस्टांस है, इसकी प्राइसिंग के बारे में क्या है। तो देखो, जो आपका आरडीएस इंस्टांस है, इसकी प्राइसिंग सर सबसे पहले मैटर करती है डेटाबेस इंस्टांस पे, कि आपने डीबी इंस्टांस जो लिया वो कौन सा लिया है। क्या आपने T3 डॉट माइक्रो लिया है, M6 डॉट लार्ज लिया है, C4 डॉट लार्ज लिया है, कौन सा लिया है आपने, वो आपका मैटर करता है, जैसे EC2 इंस्टांस में। उसके बाद स्टोरेज टाइप आपने कौन सी ली है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन लिया है आपने या सिंगल अवेलेबिलिटी जोन लिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र, कि आप जो है अपने आरडीएस इंस्टांस से डेटा कहीं S3 बकेट में या फिर EBS वॉल्यूम में या EFS में, यहाँ कहीं तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। प्लस जहाँ आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या जैसे मान लीजिए आपने बोला सर मैं अपना जो आरडीएस इंस्टांस का डेटा है वो उसको S3 बकेट में स्टोर करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं करिए। तो क्या वो आपका S3 बकेट क्रॉस रीजन में तो नहीं, क्रॉस मतलब आपका आरडीएस मुंबई में है और S3 बकेट जो है सिंगापुर रीजन में। तो आपका ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 90% AWS की जो भी सर्विस यूज़ करते हैं सर, अगर आपका डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन पे ट्रांसफ़र होता है तो चार्जेस हैवी होते हैं। सेम रीजन में तो कई सर्विसेज फ्री होती हैं, कई सर्विसेज पे कम चार्जेस लगता है, बट एक रीजन से दूसरे रीजन पे डेटा कॉपी हो रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आया उज्जवल सर, पुलकित सर, निखिल जी?
हम्म। ठीक है। उसके बाद बैकअप रिटेंशन ड्यूरेशन, ये भी आपका मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपका बैकअप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप बैकअप कब और कितना ले रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात ये है कि AWS जो है आपको फ्री टायर में 750 घंटे 750 आवर आपको क्या करता है सर, T3 डॉट माइक्रो का जो इंस्टांस है वो आपको माई एसक्यूएल और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के साथ फ्री प्रोवाइड करवाता है। तो अगर कोई बंदा RDS इंस्टांस की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको क्या लेना चाहिए, DB.T3 डॉट माइक्रो, ये आपको लेके चलना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है सर, आपको 750 आवर फ्री दे रहा है। क्या कर रहा है सर, 750 आवर फ्री दे रहा है। बात आ गई समझ में? तो हम जो लेके चलेंगे वो यही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं और इसकी थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे, बोले तो लैब करेंगे, तब जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा सर यूज़ केस के बारे में समझ लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो देखो, आपका सर जो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, उन सब के लिए भी भैया ये आपका RDS यूज़फुल है। पहला यूज़ केस। दूसरा यूज़ केस, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्या करेंगे, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और आप उनके लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ERP जो सिस्टम होता है सर, जहाँ पर आपका फीस वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन होता है, वो सारी चीज़ें भी आपका RDS यूज़फुल है। उसके बाद रिपोर्टिंग वगैरह का कुछ डेटा रखना है तो वो सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हो, RDS इंस्टांस में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि RDS में आपको SQL और नो SQL दोनों ही मिल जाते हैं ऑप्शन, कि आप कौन सा लेना चाहते हो। ठीक है, चलिए, तो आते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा अपन इसकी प्रैक्टिकली लैब करेंगे। तो मैं लॉग इन करता हूँ अकाउंट निखिल जी का। मौसम कैसा है पुलकित सर आपके इधर? चलिए, तो लॉग इन करते हैं अपन। तो सबसे पहले सर्च करेंगे सर क्या अपन, RDS। कहीं पे दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर RDS पे आएंगे। नेम चेंज हो गया शायद इसका, पहले ओनली RDS आता था, अभी औरोरा एंड RDS आ रहा है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखोगे तो सर आपके सामने कोई भी डेटाबेस नहीं दिख रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया जब, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सा इंजन लेना चाहते हो। देखो, तो ये सारे इंजन है, अमेजोन ऑरोरा है, माई एसक्यूएल है, उसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, उसके बाद माई एसक्यूएल ओरेरा, सॉरी ओरेकल, आफ्टर दैट मारिया डीबी, IBM DB2, आई थिंक ये न्यू ऐड हुआ है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्योंकि IBM DB2 मैंने देखा नहीं था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है। तो ये सारे आपके पास क्या है सर, डेटाबेस हैं। आप चाहो तो यहाँ से माई एसक्यूएल ले सकते हो, या फिर आप चाहते हो मारिया डीबी लेना तो मारिया डीबी ले लो। तो मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ से मारिया डीबी सिलेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, आप देखो जो कमांड में चलाऊंगा वो सेम मारिया डीबी में भी चलेगी, माई एसक्यूएल में भी चलेगी। उसके बाद यहाँ पर सर आप वर्जन सिलेक्ट करना चाहते हो कि आप कोई स्पेसिफिक वर्जन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से वर्जन को यूज़ करना चाहते हो, राइट? तो आप यहाँ पर मारिया डीबी का वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैंने बोला जो डिफ़ॉल्ट या लेटेस्ट वर्जन है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर टेम्पलेट आता है सर, तीन आते हैं टेम्पलेट में, प्रोडक्शन, डैब और फ्री टायर।
तो इसका मतलब क्या है कि आप जो डीबी इंस्टांस, डेटाबेस इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, वो आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? क्या आप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो? तो ये बोल रहा है यूज डिफॉल्ट फॉर हायर अवेलेबिलिटी एंड फास्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो आप ये प्रोडक्शन सेलेक्ट करके चलो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है सर, हाई अवेलेबिलिटी और फास्ट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट या टेस्टिंग प्रो एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो ये वाला टिक कर दो। क्या बोल रहा है? दिस इंस्टांस इज इंटेंडेड फॉर डिप्लॉयमेंट, सॉरी, डिप्लॉयमेंट यूज आउटसाइड ऑफ अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बाहर अगर आपको यूज करना है तो आप ये वाला यूज करो। या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भैया आप क्या करें, फ्री टायर का लेके चले। तो हमने बोला हम सर क्या करेंगे, फ्री टायर का लेके चलेंगे, राइट। तो ये फ्री टायर का। उसके बाद इसका नेम क्या रखना चाहते हो आप? तो आप इसका जो नेम रखना चाहते हो वो नेम दे दीजिए। तो मैंने रखा विवेक हाइफन डीबी, बोले तो डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद सर यूजर नेम क्या रखना चाहते हो? अब यूजर नेम किसका? आपके डेटाबेस का। जब आप डेटाबेस को लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आप इसका नेम क्या रखना चाहते हो कि भाई मास्टर रखना चाहते हो, एडमिन रखना चाहते हो, क्लाउड रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? तो वो चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्रीडेंशियल मैनेजमेंट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, 2022 की बात है सर। 2022 में यहाँ पर ये जो क्रीडेंशियल मैनेजमेंट का ऑप्शन है ये नहीं आता था। क्या? ये जो आपका क्रीडेंशियल मैनेजमेंट का ऑप्शन है ये नहीं आता था। डायरेक्ट क्या होता था, यहाँ पर पासवर्ड के ऑप्शंस आते थे। तो इन्होंने ऐड किया है। क्यों किया है? दो ऑप्शन है, एक मैनेज्ड इन एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर जो मोस्ट सिक्योर है, दूसरा सेल्फ मैनेज। देखो मैं करता हूँ मैनेज्ड इन एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर। क्या बोल रहा है कि इफ यू मैनेज द मास्टर यूजर क्रेडेंशियल इन एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर एडिशनल चार्जेस विल बी अप्लाई। तो आपका जो एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर है ये क्या है एक्चुअल में, इसको समझा जाए। ये आपकी एडब्ल्यूएस की एक सर्विस होती है सर, जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप, अपने क्रीडेंशियल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह सब कुछ क्या कर सकते हो, सीक्रेट तरीके से स्टोर कर सकते हो। बट एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, भैया आप मेरे पास सेफ रख रहे हो ना तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा। जैसे आप क्या करते हो, बैंक जाते हो, बैंक में क्या करते हो आप, अपना क्या बोलते हैं, गोल्ड वगैरह जो भी है आप उसको लॉकर में रखते हो। तो बैंक आपसे क्या करता है, पैसे लेता है लॉकर के। ऐसे ही एडब्ल्यूएस बोलता है ये लॉकर है, इस लॉकर में आप अपना डेटा रखोगे, मैं आपसे पैसे लूंगा। तो हमने बोला नहीं, हमें जरूरत नहीं, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया सेल्फ मैनेज। अब उसके बाद सर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन पासवर्ड जनरेट करने का। तो ऑटो जनरेट भी कर सकते हो या फिर कस्टम कर सकते हो। बट एक चीज ये बोल रहा है कि भैया आप जब यूज करोगे तो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और दूसरी चीज उसमें आप @/ ये यूज नहीं कर सकते, तो मैं हैच यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड बोलूंगा नहीं बट दे दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है तो चलो वेल एंड गुड। चलिए, तो ये हमने सर क्या किया, यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया, राइट। अब जब पासवर्ड सेट कर दिया तो यहाँ पर इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सा इंस्टांस लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा ले लो, फ्री वाला ले लो। तो देखो डीबी जो आपका T3 डॉट माइक्रो वाला है इसको ले लो। ये क्या है सर, आपका फ्री टायर का है। अगर T2 डॉट वाला फ्री है तो वो ले लो। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही फ्री है। देखो बस इसमें क्या है, आपका नेटवर्क दोनों सेम है। T3 डॉट माइक्रो में भी वही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और T4G में भी वही मिल रहा है। तो मैंने बोला T3 डॉट माइक्रो ले लेते हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद स्टोरेज टाइप, तो देखो आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप स्टोरेज कौन सा लेना चाहते हो। तो ये आपको GP2, GP3, IO1, IO2 मैग्नेटिक, मैंने 5 ऑप्शन बताए थे। देखो ये वो 5 के 5 है। कहाँ पर गया, मैंने बताया था ये GP2, GP3, IO1, IO2 मैग्नेटिक। तो आप इसमें से कौन सा लेना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो हमने बोला कि GP2 के कंपैरिजन में आजकल क्या हो गया सर, GP3 बेटर हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है परफॉर्मेंस स्केल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम स्टोरेज। तो हमने बोला यहाँ पर सर हम GP3 लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, तो मैंने बोला सर स्टोरेज यहाँ पर 20 GB बाई डिफॉल्ट मिल रहा है। और दूसरी चीज़, मिनिमम इसमें जो स्टोरेज मिल रहा है वो 20 GB का मिल रहा है और मैक्सिमम 6144 GB तक का मिल रहा है। तो हमने बोला कोई नहीं, हम 20 GB ले लेते हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोविजन, IOPS, स्टोरेज थ्रूपुट, ये सब क्या है आपके स्टोरेज के ऊपर मिलेगा। GP2 आप लो तो यहाँ पर आप प्रोविजन, IOPS वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो सर यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करने का, कोई बताएगा? उज्जवल जी, हरीश जी, पुलकित सर, बताइए, किसी को आइडिया? क्या क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने तो बताया कि भाई आपका जो आरडीएस सर्वर है, आरडीएस इंस्टांस है, ये आपका सिंगल अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन भी करता है। तो यहाँ अभी तो सपोर्ट करने लायक कम्युनिटी जोन होगा नहीं, इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा होगा ना। नहीं, यहाँ पर क्या है, हमने लिया है सर कौन सा, फ्री वाला, फ्री टायर का। तो बोलता है ये फ्री टायर में हम आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन नहीं देंगे। समझ में आया? प्रोटेक्शन नहीं आएगा बस। हम्म। अगर आप क्या लोगे, यहाँ पर डैब या प्रॉड वाला ऑप्शन लेते हो, ये डैब टेस्ट या प्रॉड वाला, तो आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टीपल एबिलिटी जोन। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू मत दे, हमें पता है कि तू प्रोवाइड करता है, बट हम पैसे नहीं पे करना चाहते, तो हमने नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर सर क्या है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कनेक्टिविटी का। कहाँ गया ये कनेक्टिविटी का? अब ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने इस आरडीएस इंस्टांस को EC2 कंप्यूट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं करना तो मत करिए। तो मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है हमें कनेक्ट करने की, क्योंकि हम आरडीएस इंस्टांस को अभी हमारे EC2 से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कनेक्ट कर भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर सेम होता है। बस क्या होता है कि आपका जो डेटा आरडीएस का रहता है वो EC2 इंस्टांस से रेप्लिकेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉयमेंट की, तो उस टाइम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका मैं एक कोड देखूंगा, एप्लीकेशन का कोड, और फिर वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, लैब वो वाली कि आप जैसे डायनोमो डीबी में मैंने बताया था उज्जवल सर, कि आप डेटा यहाँ पर यूजर डालेगा डैशबोर्ड में और वो पहुंच जाएगा आरडीएस में, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया सर क्या, आपका डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट। उसके बाद नेटवर्क टाइप पूछ रहा है कि आप क्या IP वर्जन 4 लेना चाहते हो या फिर डुअल स्टेक मोड, तो हमने बोला IP वर्जन 4। उसके बाद पूछ रहा है डेटाबेस, सॉरी आपका बीपीसी, तो हमने बोला बीपीसी कौन सा ले रहे हैं सर, डिफॉल्ट बीपीसी, और हमारे पास है भी एक ही बीपीसी जो डिफॉल्ट है। उसके बाद सबनेट ग्रुप। अब सबनेट ग्रुप यहाँ पर क्या है, आपका जो सबनेट ग्रुप होता है सर, उसके अंदर क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सा सबनेट, IP रेंज, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप कस्टम भी ले सकते हो, बट अभी हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट है, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट सबनेट ग्रुप लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर सबनेट ग्रुप कर दिया डिफॉल्ट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप है, आप वो कौन सा ले रहे हो, क्या कस्टम ले रहे हो या फिर डिफॉल्ट ले रहे हो? तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कस्टम लेके चलना है। तो कहाँ गया ये, आप इस पर क्रिएट कर दो, यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं पुलकित वाला ले लेता हूँ, क्योंकि पुलकित वाले में क्या है कि पोर्ट आई थिंक सारे अलाउ हैं, नहीं होंगे तो मुझे अलाउ करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक एक्सेस आप क्या अलाउ करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं करना तो मत करिए। तो देखो यहाँ पर मैं अभी जो ऑप्शन बता रहा हूँ सर, ये पब्लिक एक्सेस वाला, दोनों ही आपके केस में यूजफुल है। मतलब मैं जो लैब कराऊंगा वो लैब आपकी, अगर आप पब्लिक एक्सेस यस करते हो तो भी वो लैब हो जाएगी, और नो करते हो तो भी हो जाएगी। ठीक है, क्या डिफरेंस है समझ लो जरा। अगर आपने यस किया, RDS assign a public IP address to the database, Amazon EC2 instance and other resources outside of BPC can connect to your database. Resources inside BPC can also connect to the database. Choose one or move BPC security group that specify which resources can connect to database. तो बोल रहा है कि अगर आपने यस ऑप्शन किया तो ये क्या करेगा, आपके RDS डेटाबेस को क्या करेगा सर, पब्लिक IP असाइन कर देगा, और आप लोगों को, सॉरी, आप लोगों को पता है कि अगर AWS के किसी भी रिसोर्स में सर पब्लिक IP है, दैट मीन्स वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट? और अगर आपने पब्लिक IP असाइन नहीं की, पब्लिक एक्सेस अलाउ नहीं किया, क्या बोलता है, RDS डज नॉट असाइन पब्लिक IP एड्रेस टू द डेटाबेस। ओनली Amazon EC2 इंस्टांस एंड अदर रिसोर्सेज इनसाइड द BPC कैन कनेक्ट टू योर डेटाबेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सर मैंने क्या किया, एक ऐसा कुछ डायग्राम समझो, तब समझ में आएगा आपको।
मान लीजिए सर ये मेरा एक बीपीसी है, ठीक है, ये क्या है सर, सॉरी सर, ये क्या है, मेरा एक बीपीसी है, ठीक है। इस बीपीसी में आपने ये एक आरडीएस इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब यहीं पर आपने सेम बीपीसी के अंदर क्या किया सर, एक EC2 इंस्टेंस बना दिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये आपका आरडीएस सर्वर हो गया और ये आपका EC2 सर्वर हो गया। तो इस आरडीएस सर्वर और EC2 सर्वर के बीच कनेक्टिविटी करनी, मतलब इस पे आप लॉगिन कर जाओगे पहले, तो यहाँ पर आपने अपना लैपटॉप रखा और इस लैपटॉप पे बैठ के सर SSH के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर लिया। अब जब आप इससे कनेक्ट हो गए तो आप इस पे बैठ के इस पे जंप करोगे, तो आपका अगर पब्लिक है तो भी कर जाओगे, प्राइवेट है तो भी कर जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बीपीसी पे है। हाँ, अगर आपका ये इंस्टेंस दूसरे बीपीसी पे होता तो इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कब? जब आपने पब्लिक एक्सेस नो कर रखा होगा। अगर यस कर रखा होगा तो वो किसी भी बीपीसी से हो जाएगा। बात आ गई समझ में पुलकित सर, उज्जवल जी, निखिल जी, हरीश जी? चलिए, तो यहां पर बोलो आप लोग, यस कर दूं या नो कर दूं, जो ऑप्शन आप लोगों को पसंद आए। बोलिए बोलिए। चलो मैं नो कर देता हूं अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि बीपीसी का जो सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल है वो आप कौन सा ले रहा है। तो देखो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया पुलकित नाम से। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है कि आप क्या अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना चाहते हो। तो अगर आप अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत करिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला नहीं किया। उसके बाद आरडीएस प्रॉक्सी यूज करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना मत करो। अब आरडीएस प्रॉक्सी क्या है सर, ये एक फुली मैनेज फीचर है जो क्या करता है, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है डेटाबेस के लिए आपका। इसमें सिक्योरिटी मेंटेन होता है, स्केलेबिलिटी होता है, तो ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखो ये आपका सर्टिफिकेट भी लगा के दे रहा है। और यहाँ पर आओगे आप तो कहाँ गया, मॉनिटरिंग का ऑप्शन, ये है मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मॉनिटरिंग से पहले आएंगे आप थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर पासवर्ड क्या बोल रहा है, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड एंड आईएम डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ पर पासवर्ड वाला भी ले सकते हो या फिर पासवर्ड एंड आईएम ले सकते हो। तो मैंने बोला मैं पासवर्ड वाला ले रहा हूँ, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया उसी पासवर्ड से मैं क्या कर पाऊंगा सर, लॉगिन वगैरह कर पाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप मॉनिटरिंग इनेबल करना है तो देखो कर दो। पूछ रहा है कि आप मॉनिटरिंग कितनी देर में करना चाहते हो, 60 सेकेंड के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग का रोल, उसके बाद लॉग में क्या आप ऑडिट लॉग, एरर लॉग, जनरल लॉग, जो भी लॉग्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर टिक कर दो। आपने बोला मुझे सारे चाहिए, सारे टिक कर दो, ठीक है। तो हमने बोला भैया हमें यहाँ पर सिक्योरिटी अभी नहीं, सॉरी मॉनिटरिंग अभी नहीं लगानी, तो हमने हटा दिया मॉनिटरिंग का, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे मॉनिटरिंग के बाद, तो यहाँ पर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो डेटाबेस का नेम है वो क्या रखना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस जो आपका पैरामीटर ग्रुप है वो, ये सब डिफॉल्ट है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। क्या बोल रहा है, आप ऑटोमेटिक बैकअप रखना चाहते हो, अगर रखना चाहते हो तो टिक रखो, नहीं तो अनटिक कर दो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर टिक रखना चाहते हो तो द नंबर ऑफ डेज, आप एक दिन से लेके 35 दिन के बीच में कभी भी बैकअप ले सकते हो। तो आपने बोला एवरी डे तो 1, आपने बोला हर 2 दिन में तो 2, आपने बोला मुझे हर 5 दिन में, तो आप जितना लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। बात आ गई समझ में सर यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आपको बैकअप करना है तो, नहीं करना कोई बात नहीं, मैंने बोला अनटिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एनक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है कि आप AWS का एनक्रिप्शन जो है यहाँ पर KMS वगैरह यूज करना चाहते हो क्या। मैंने बोला नहीं, ये क्या आपका सिक्योरिटी का फीचर और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मेंटेनेंस पूछ रहा है कि इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, तो अगर कोई छोटा सा भी वर्जन अपग्रेड होता है तो ऑटोमेटिक करना है या नहीं, तो आप टिक कर दोगे तो ऑटो कर देगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब करते हैं सर हम क्रिएट एक डेटाबेस, ठीक है। सो वेट करें, आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, उसके बाद अपन इसको करेंगे सर कनेक्ट। तो EC2 इंस्टांस के अंदर से करेंगे क्योंकि हमने प्राइवेट किया हुआ है। तो मैं तब तक एक डुप्लीकेट, सॉरी डुप्लीकेट बोल रहा हूँ, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। टैब डुप्लीकेट ओपन करते हैं।
तो यहाँ पर आप सर्च करें EC2। तो देखो ये मैंने एक विवेक ऑफिस करके एक बनाया हुआ था, दोपहर को मुझे थोड़ी इसकी ज़रूरत थी, तो इसी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसका की नहीं होगा मेरे पास, ये ऑफिस में की पड़ी है ऑफिस वाले लैपटॉप में, तो इसको स्टॉप कर देता हूँ, न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने दिया DB-EC2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सर अपन, तो इंस्टांस का टाइप चूज करेंगे, T2.micro की पेयर ले लेते हैं यहाँ पर आप। की पेयर भी मेरे पास आई थिंक नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। न्यू सर्वर पुलकित हाइफन डॉकर के है, नहीं तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। RDS नाम से मैंने क्रिएट किया, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर सर अपन, कौन सा, पुलकित वाला ही ले लो, और कर दीजिए लॉन्च इंस्टॉल, ठीक है। तब तक आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, अवेलेबल भी हो गया, ठीक है। सो वेट करना है आपको। ओके, सो वेट करें थोड़ा सा। चलो, ये आगे आपका अवेलेबल रनिंग हो गया है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ओके। CD करके डाउनलोड्स पे है, SSH EC2-user @ की का नेम रखा है सर हमने RDS.pem। यहाँ पर करेंगे आप यस, और सुपर यूज़र से कर जाइए लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्या होना चाहिए, आपके पास पैकेज होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यह मैं इंस्टॉल MariaDB कर देता हूँ, क्योंकि तभी उसकी कमांड चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह मैं इंस्टॉल MariaDB-y। कुछ एरर आ रहा है क्या? यह तो मैं मोस्टली हम डीबी सर्वर के अंदर डाटाबेस इंस्टॉल करके करते हैं, या फिर आरडीबी है, ये जो आपने आरडीएस बताया इसको यूज करके करते हैं मोस्ट टाइम? मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। जैसे अभी हम आपने बताया ना आरडीएस यूज करके, आपने बताया कि तो आरडीएस यूज करके कर सकते हैं, हाँ। और आपने एक और बताया है कि एक एक जो मैंने बताया था आपको कि हम एक
डीबी सर्वर बना लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है सर तो प्रोजेक्ट के ऊपर, क्यों। मोंगोडीबी के लिए तो नहीं, उसमें आपको तो वो इंजन मिल रहा है ना, आप डेटाबेस कोई सा भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, इंजन आप कोई सा भी ले सकते हो। हाँ, वो इंजन मोंगोडीबी वो वही तो हुआ ना सर, क्योंकि माई सीक्वल में तो माई सीक्वल ही चलेगा ना। नहीं, मोंगो डीबी अलग से देता है ना एडब्ल्यूएस। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मेरे को याद है कि मोंगो डीबी खुद अलग से देता है। एक सेकंड देखो आप इस पे। नहीं नहीं, सॉरी, मोंगो डीबी नहीं, कुछ और वो सिमिलर था, इसलिए मुझे याद आया ऐसा। हाँ, वो मोंगो डीबी की तरह एक और कोई डेटाबेस है ना, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ इसलिए। पौष्टिक एक्सप्रेस। नहीं नहीं, एम से ही आता है उसका नाम। एमसी। हम्म। एमसी सर, मारिया डीबी माई सीक्वल हो गया। एक और सेकंड, ये इंस्टॉल नहीं कोर हो रहा है, क्या कौन पता क्या दिक्कत आ गई। जरा माई एसक्यूएल कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, मारिया डीबी तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसमें मैं माई एसक्यूएल ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों कमांड तो सेम ही है। चलो, तो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद सिस्टम सी टी एल स्टार्ट माई एसक्यूएल नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे क्या करना है सर, लॉगिन करना। तो लॉगिन करने के लिए सर कमांड होती है माई एसक्यूएल -u फॉर यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने रखा हुआ है एडमिन, तो हमने दे दिया यहाँ पर एडमिन। -p फॉर पासवर्ड, -h फॉर इन पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर इन पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये डेटाबेस के अंदर एंड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ये कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी में एंड पॉइंट, तो आप ये एंड पॉइंट का यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। और एंड पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है, तो ये आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करे। क्या बोल रहा है, माई एसक्यूएल कमांड नॉट फाउंड। भाई अभी तो इंस्टॉल किया माई एसक्यूएल। एक सेकेंड रुकिए। तो पैकेज सही से इंस्टॉल नहीं हुआ था, इसलिए तो हमने किया, पासवर्ड में डाल देता हूँ। देखो, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अब ये लॉगिन हो जाएगा माई एसक्यूएल सर्वर। इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक सेकेंड, सिक्योरिटी ग्रुप जरा चेक कर लेते हैं अपन। किस नाम से ऐड किया था अपन ने, पुलकित नेम से किया था, राइट। दिख रहा है कहीं पर सर आप लोगों को सिक्योरिटी ग्रुप, ये। देखो, ये सिक्योरिटी ग्रुप का ही लफड़ा आ रहा था। कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पर, अपडेट कर दो।
ऑल ट्रैफिक कर दीजिए एनीवे, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ। देखो तो हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप का ही लफड़ा था और कुछ नहीं। तो आप कहाँ पहुँच गए हो सर? अपने डेटाबेस के अंदर पहुँच चुके हो, आरडीएस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कमांड चला सकते हो, तो जैसे आपकी कमांड होती है शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो आपको दिखा रहा है ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है जो आपके सामने है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस करके, ठीक है। और मैं किस नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, विवेक नाम से। चलिए, क्या बोल रहा है, यू हैव, एक सेकेंड, इसकी क्या तो कमांड थी, मैं कमांड भूल गया, कमांड क्या थी पुलकित सर, याद है क्या आपको ये डेटाबेस से बाहर आने की? हम्म, एक मिनट में कमांड ही भूल गया हूँ इससे एग्जिट होने की। हाउ टू एग्जिट फ्रॉम डेटाबेस